और दुमका से बड़ी खबर है, हथियारों का जखीरा और विस्फोटक बरामद किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर बरामदगी हुई है। गिरिडीह से गिरफ्तार किए गए थे नक्सली प्रशांत और सुधीर। 7 आधुनिक हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। काठीकुंड और शिकारीपाड़ा के जंगल से बरामदगी हुई है। बड़ी खबर दुमका से, जहां एक और बड़ी कामयाबी मिली है। नामी नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। हथियारों का जखीरा और विस्फोटक भी बरामद किया गया है और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कितना बड़ा जखीरा इन नक्सलियों के पास था। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर कार्रवाई कर इन हथियारों की बरामदगी की गई है। मसलिया काठीकुंड शिकारीपाड़ा में 7 हथियार, 2 इंसास राइफल, 2 SLR, 1 303 राइफल, 1 315 राइफल, 1 M15 अमेरिकन मेड राइफल बना हुआ है। मैगजीन इंसास की 1, SLR की मैगजीन 4, 303 का 401, इंसास की गोली 50 राउंड, SLR की गोली 150 राउंड, डेटोनेटर 1000 और जिलेटिन स्टिक जो है एक्सप्लोसिव। और पंचम हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। पंचम, जो जखीरा नजर आ रहा है तस्वीरों में, अपने आप में बताता है कि नक्सली कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी करने में जुटे हुए थे। जी, निश्चित रूप से पुलिस के लिए यह काफी उपलब्धि भरा दिन है। या इस वर्ष अगर कहें 2020 में पुलिस को यह लगातार तीसरी सफलता है जो अन्य जिलों में नक्सली की गिरफ्तारी हुई है और उसकी निशानदेही पर दुमका से हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। का जो नजारा आप देख रहे हैं, यह गिरिडीह में दोनों नक्सली की गिरफ्तारी हुई है और दोनों पे 10-10 लाख रुपए का इनाम था और उसकी निशानदेही पर दुमका के जंगलों में छुपाकर जो रखा गया था हथियार, सर्च अभियान के दौरान वह बरामद हुआ है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो बंदूक है उसमें एक USA निर्मित है। यह पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात है, जो USA निर्मित हथियार जो है, अत्याधुनिक हथियार नक्सली के पास पहुंच जाता है। और इस मामले की गहन जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। DIG ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को स्वीकार किया है और यह काफी चौंकाने वाला बात है। जी, जो हथियार बरामद किए गए हैं कौन कौन से हैं उसमें हथियार? उसमें इंसास राइफल है, SLR राइफल है, 303 का है, 315 का है और एक US में निर्मित राइफल है। इसके अलावा लगभग 200 राउंड जिंदा कारतूस है, 1000 पीस डेटोनेटर है और कई ऐसे नक्सली सामान बरामद हुए हैं। और यह सभी सामान दुमका के उग्रवाद प्रभावित शिकारीपाड़ा, काठीकुंड और मसलिया के जंगल में छुपा कर रखा गया था। जो 2 नक्सली गिरफ्तार हुआ है उसमें सुधीर, जो दुमका या संथाल परगना में काफी सक्रिय रहा है और लगभग 2 दर्जन नक्सली कांड में पुलिस को उसकी तलाश थी। अगर 2013 की बात करें, पाकुड़ के तत्कालीन SP अमरजीत बलियार की हत्या हुई थी, उसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। या यूं कहे 2019 तक जितने भी संथाल परगना में नक्सली कांड हुए हैं, सब में इसकी संलिप्तता थी। और ताला के मराने के बाद संथाल परगना की पूरी जवाबदेही सुधीर के कंधे पे था। बहुत शुक्रिया पंचम इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी दुमका में पुलिस को मिली है। वहीं झारखंड पुलिस ने 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सली सहित 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए नक्सलियों में प्रशांत मांझी, सुधीर किस्कू और प्रभा उर्फ सोरेन, रंजीत टूडू, छोटू लाल हांसदा और उज्जवल गंजू शामिल हैं। प्रशांत मांझी, सुधीर किस्कू और प्रभा उर्फ सोरेन पर झारखंड पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तार हुए तीनों हार्डकोर नक्सली लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। गिरफ्तार प्रशांत मांझी के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं, जबकि सुधीर किस्कू के खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं। वहीं 3 मामलों में पुलिस को प्रभा की तलाश थी। पाकुड़ के तत्कालीन SP अमरजीत बलियार की हत्या समेत संथाल परगना के दुमका, पाकुड़ में करीब सभी प्रमुख नक्सली कांडों में सुधीर किस्कू की संलिप्तता थी। जोनल कमांडर सहदेव राय उर्फ तारादा की पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद सुधीर किस्कू ही दुमका में जोनल कमांडर बनाया गया था। वो गिरिडीह के हार्डकोर नक्सली नेता विजय दा का खास सहयोगी था। संथाल परगना में संगठन का सारा काम सुधीर किस्कू ही देखता था। तो बड़ी कामयाबी आप कैसे कह सकते हैं, दोनों तस्वीरों के जरिए झारखंड में पुलिस को मिली है नक्सलियों के खिलाफ। एक तरफ गिरिडीह से जहां 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, नामी नक्सली, जिनमें 3 पर तो 10 लाख का इनाम भी घोषित था। वहीं दुमका में हथियारों का बड़ा जखीरा नक्सलियों के पास से बरामद किया गया जंगल से। और जाहिर है नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान आने वाले दिनों में लगातार चलता रहेगा।
वहीं देवघर पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। आज पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। देवघर एसपी ने बताया कि सभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खाते से पैसे उड़ा रहे थे। साइबर अपराधी केवाईसी अपडेट के नाम पर एटीएम की क्लोनिंग भी कर लेते थे। फिलहाल सभी साइबर अपराधियों से पूछताछ जारी है। क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में देवघर पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत मार्गो मुंडा, सारठ, देवीपुर, पालोजोरी, सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र में लगातार छापामारी की गई और इस छापामारी के कारण 13 साइबर क्रिमिनल देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 23 मोबाइल, 35 सिम, 6 एटीएम, 5 पासबुक और 22,000 नकद बरामद हुआ है। राजस्थान के भोपालगढ़ में झारखंड के मजदूर दंपति और उसके 8 महीने की बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई है। वहीं 2 साल का बेटे की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। मृतक गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के औरागारू गांव के रहने वाले थे और भोपालगढ़ के एक मिनरल्स चूना भट्टे में काम करते थे। पुलिस ने जहरीली चीज खाने से तीनों की मौत की आशंका जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। एफएसएल यूनिट मौका पर बुलाई गई और एफएसएल यूनिट द्वारा साक्ष्य सेलेक्ट किए गए। उसके बाद फोटोग्राफी मौका की कार्रवाई कर तीनों मृतक मुकेश, उसकी पत्नी खुशबू व उनकी लड़की 8 माह की सोनाली, तीनों की बॉडी लेकर सीएचसी भोपालगढ़ आए, जहां पोस्टमार्टम किया गया। बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। आगे बढ़ते हैं। वो बहन जिसके जीवित होने की उम्मीद आप छोड़ चुके हों, 8 साल बाद उसके अगर जीवित होने की खबर आपको मिले तो कितनी खुशी मिलेगी। जाहिर है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के साथ। उन्हें 7 साल पहले लापता हुई बहन के जीवित और स्वस्थ होने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल बाबूलाल मरांडी की बहन मैसूनी मरांडी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित थीं। साल 2000 से ही रांची में उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच 2012 में वे अपने परिवार से बिछड़ गईं और भटकते भटकते राजस्थान के भरतपुर पहुंच गईं, जहां से मई 2018 में वे बझेरा के अपना घर आश्रम में लाई गईं, जहां उनका इलाज चल रहा था। स्वस्थ होने पर उन्होंने अपने परिवार के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उनके भाई बाबूलाल मरांडी को जानकारी दी गई। और फिर क्या था, उनके भाई नूनूलाल मरांडी रांची से भरतपुर पहुंचे और अपनी बहन को लेकर दिल्ली आए और वहां से अपने घर पहुंचे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रांची में पार्टी नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं राजभवन के सामने आयोजित कार्यक्रम में 20 ऐसे कांग्रेस नेताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम किसानों के साथ हैं, हम मजदूरों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं, हम विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म के लोगों के साथ हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि एनपीए खाताधारी किसानों के लिए सरकार विचार कर रही है। वहीं हर परिवार से एक किसान को ऋण माफी पर घर का मुखिया तय करेंगे कि किसे सरकार की ऋण माफी का लाभ लेना है, जबकि किसान राहत योजना के लिए 100 करोड़ रुपए तय किया गया है। अब तक इंश्योरेंस कंपनियों को फसल बीमा का लाभ मिलता था, अब सरकार के स्तर पर किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद से कुछ सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब कृषि मंत्री से लेना जरूरी है और हमारे साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। बादल जी, सरकार ने ये घोषणा कर दी, कैबिनेट ने मुहर लगा दिया, 50,000 तक जिनके ऋण हैं उनकी माफी होगी। इसमें सवाल अब ये उठ रहा है कि वैसे किसान जो एनपीए हैं उनका क्या कसूर है कि उन्हें आप नहीं देंगे? देखिए, ये चुनावी साल है। हम लोगों ने कोरोना को बहुत हद तक अपने जो रिसोर्सेस हैं उससे लड़ने का प्रयास किया और सफलता पाया भी, लेकिन झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहा। हमें जो आईना दिखाते हैं, खुद एक बार जाके चेहरा देख लें। यहाँ तो यह भी हो रहा है कि एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, आप कहते हैं कि एक ही परिवार से एक को देंगे, तो वो चारों लड़ रहे हैं, किनका माफी होगा? नहीं, देखिए, इसमें हम बता रहे हैं कि वो लोग तय कर लें कि एक राशन कार्ड में एक परिवार है, और परिवार को संभालना परिवार के मुखिया का काम है। मुखिया जिसको कहेगा हम उसकी माफी करेंगे।
जो भुक्तभोगी हैं उन्हें न्याय देने का प्रयास सरकार ने किया है और इस 100 करोड़ रुपए की योजना से वैसे किसानों को राहत मिलेगी जिन्हें वाजिब में राहत की जरूरत है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। रांची आईआईएम में 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना को देखते हुए पुंदांग स्थित नए कैंपस सभागार में सांकेतिक तौर पर इसका आयोजन हुआ। इसमें छात्रों को वर्चुअली अवार्ड दिया गया। इस दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों को संबोधित किया। इसमें आईआईएम के 3 विभागों से टॉप 5 स्टूडेंट्स यानी कुल 15 स्टूडेंट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल प्रदान किया गया। साथ ही 272 विद्यार्थियों के बीच डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में संस्थान के योगदान की सराहना की। साथ ही छात्रों को सफलता के गुरु मंत्र भी दिए। कोरोना के कारण सांकेतिक रूप से वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस दीक्षांत समारोह में आईआईएम रांची के प्रोफेसर और कर्मी मौजूद रहे। छात्रों को ऑनलाइन लिंक भेजकर इस समारोह में शामिल होने को कहा गया था। और मेरा तो मानना है साथियों कि माता पिता नामक प्राणी इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक हैं, सब सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक हैं, जो बिना किसी डिग्री के परिवार जैसी संस्था का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। माता पिता को भूलिएगा मत, उनसे बड़ा मैनेजर कोई नहीं है। साथियों, हम भारत को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं। देश को सुपर पावर बनाने की बात यदि मैं कर रहा हूं तो सुपर पावर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग आज के क्षेत्र में हमें और भी कुछ बड़ा हासिल करने की जरूरत है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने समय दिया, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत था, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। 4 प्रोग्राम है, तो पीएचडी में 3 लोग, एमबीए में 182 लोग, एमबीए एचआरएम में 66 लोग और एग्जीक्यूटिव एमबीए में 21 लोग। जी। पाकुड़ से खबर है, यहां वन विभाग ने पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वन भूमि पर अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर रहे माफिया विभाग के निशाने पर हैं। साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी तैयारी की जा रही है। वन विभाग की इस कार्रवाई से पत्थर माफिया में हड़कंप है। इधर वन विभाग के रेंजर ने पाकुड़िया के गोलपुर में वन भूमि पर उत्खनन करने वाले 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कराया है। साथ ही एक पोकलेन मशीन भी जब्त की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। में लगातार यह सूचना मिल रही थी कि वन भूमि के जमीन पर पत्थर माफिया उत्खनन कर रहे हैं और इसको लेकर के रेंजर अनिल कुमार सिंह ने पाकुड़िया के गोलपुर में कार्रवाई की है और प्राथमिकी भी दर्ज किया है, एक पोकलेन को भी जब्त किया है। इसके बाद वन विभाग के पदाधिकारियों ने अब अपनी भूमि यानी वन विभाग की भूमि पर सीमांकन करना शुरू कर दिया है ताकि यह पता चल सके कि कौन सा भूमि पर पत्थर माफिया अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं। इसको लेकर के हिरनपुर, अमड़ापड़ा, पाकुड़िया और पाकुड़ के आसपास सारा पत्थर उत्खनन क्षेत्र जहां पर की वन भूमि है, इसकी जांच शुरू कर दी है। वन भूमि के पदाधिकारी यहां पर सीमांकन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इसके बाद जो पत्थर माफिया वन विभाग के भूमि पर पत्थर उत्खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। रेंजर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि न केवल इतना ही काम होगा बल्कि वन भूमि को जियो मैपिंग भी किया जाएगा और सीमांकन को सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा ताकि सीधा पता चल सके कि वन भूमि कहां कहां पर है। इसके साथ ही खतियान में झाड़ जंगल या खासू जंगल जो भी है उसको भी चिन्हित किया जाएगा। आपको बता दें कि पाकुड़ में पत्थर माफिया वन भूमि पर निशाना लगाए हुए हैं और ठीक उसके बगल में लीज करवा लेते हैं और अपने लीज भूमि पर उत्खनन करते हुए वन भूमि की जमीन पर भी पत्थर उत्खनन कर देते हैं। देखने वाली बात होगी कि अब इस पर वन विभाग कितना सक्रिय हो पाता है और निष्पक्ष रूप से सारा काम कर पाता है। और सीधे रुख करते हैं 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 100वीं किसान रेल है ये, और ये किसान रेल दरअसल अपने आप में खास इसलिए क्योंकि जो कृषि उपज है, सब्जी, फल, वो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाती है। और ये महाराष्ट्र के सांगोला से खुल रही है ये 100वीं किसान रेल, जो पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हरी झंडी दिखाते हुए ही ट्रेन ने हॉर्न बजाई
और शालीमार, पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए माननीय निकल चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। आज 100वीं किसान रेल थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई है। यानी एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलवे का सबसे छोटा कंसाइनमेंट है वो अनार का 3 किलो का पैकेट किसान रेल में ही भेजा गया। यही नहीं, एक मुर्गी पालक ने 17 दर्जन अंडे भी किसान रेल से भेजे हैं। तो 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक जो ये शुरुआत हुई है, इससे न सिर्फ बड़े किसान बल्कि छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा और वो अपना फल, अपनी सब्जी, जो अपनी उपज है वो देश के एक दूसरे हिस्से में पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और ये इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर।